Hello, good morning, students. So, today I am here with the fifth and the concluding topic on chemical kinetics, concluding lecture. So, today I will discuss that what is the effect of temperature and activation energy, and what is the effect of catalyst on the rate of reaction. So, directly on the board to save the time. So, guys, I will start with this reaction A plus B changing into C plus D. अगर मेरे पास ऐसा एक रिएक्शन है, then what is the rate of the reaction? That will be equal to K into concentration, product of the concentration of the reactant. This is the rate law equation, and this rate law equation is at temperature T, when temperature is T. What if rate of reaction we want to calculate at T plus 10? At temperature T plus 10, then K will become twice of this. This become twice. Almost twice for many of the reaction. तो ये कह रहा है कि जैसे हम रेट कांस्टेंट को देखें, so with the increase in temperature its value also increases, means rate constant increases. We discussed that rate constant is a constant and it never changes, it do not change with change in mass. अगर मैं 1 ग्राम के लिए किसी रिएक्शन को 1 ग्राम रिएक्टेंट लेके रेट कांस्टेंट निकाल रहा हूं, तो उसकी वैल्यू, और 100 ग्राम के लिए निकाल रहा हूं, उसकी वैल्यू के की सेम रहेगी, 1000 ग्राम के लिए भी सेम रहेगी. के में सेम फॉर डिफरेंट मासेस. के चेंज होता है लेकिन विद टेम्परेचर टी एंड टी प्लस 10 इन बोथ केसेस के इज डिफरेंट. सो ये कहता है कि इसको समझने के लिए आप ये समझ लीजिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है. टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट at two temperature T and T plus 1. दो टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट के बीच की रेशियो जो होती है, that is known as temperature coefficient, and it is almost double for many of the reaction. जब टेम्परेचर 10 डिग्री चेंज करता है तो ऑलमोस्ट रिएक्शन मैक्सिमम जो है डबल हो जाते हैं. अब इसी को यहाँ समझते हैं ग्राफिकल फॉर्म में. ये कहता है यहाँ इस तरफ को एनर्जी बढ़ रही है और यहाँ को फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है. तो ये कहता है ग्राफ में कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी बहुत कम है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी बहुत कम है, क्योंकि इस वैल्यू से क्रॉस करना पड़ेगा प्रोडक्ट बनने के लिए. ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, जिनकी इतनी कम है कि वो प्रोडक्ट बनने के कगार से बहुत दूर है, दे आर वेरी लेस. और उनकी जो प्रोडक्ट बन के बड़े आसानी से प्रोडक्ट बन के वो भी बहुत कम है. मैक्सिमम कौन है? विच हैव एनर्जी ऑलमोस्ट क्लोजर टू द रिक्वायर्ड टू चेंज इनटू प्रोडक्ट. प्रोडक्ट बनने के लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी. सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी उस काइनेटिक एनर्जी की है जिसपे जस्ट वो प्रोडक्ट बनने वाले हैं या जस्ट प्रोडक्ट बने हैं. तो बहुत कम वाले बहुत कम, ज्यादा वाले भी कम, और रेशियो मीडियम वाले बहुत ज्यादा टेम्परेचर टी पे. लेकिन अगर हम दो टेम्परेचर पे इसी को निकालें T1 और T2 पे, तो T1 पे तो सेम यही था. T2 के केस में इधर बहुत कम वाले भी कम हो जाएंगे, लेकिन जो एवरेज वाले थे ना, ये वाला एरिया, ये वाले मैक्सिमम प्रोडक्ट बन जाएंगे. इसलिए प्रोडक्ट वाला यहां की बजाय T2 में थोड़ा ज्यादा ऊपर आ गया, बिकॉज जो जस्ट क्लोज थे और प्रोडक्ट बनने वाले थे, वो टेम्परेचर से उनको काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, उनको उनका कोलिजन बढ़ा, उनको एनर्जी मिली और प्रोडक्ट बन गए. मतलब ये भी कम वाले भी उतने रहे, ज्यादा वाले थोड़े बढ़ गए, और जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वाले हैं वो ज्यादातर कन्वर्ट कर गए. तो यहां सवाल ये पैदा होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से ये कन्वर्शन रेट ज्यादा क्यों हो गया. ये हुआ इन टू फैक्टर्स की वजह से. फैक्टर विच अफेक्ट रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर, वो कौन कौन से हैं? तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, द फर्स्ट फैक्टर इज इंक्रीज इन कोलिजन फ्रीक्वेंसी. कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ कोलिजन. तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाते हैं. पहले जो नंबर ऑफ कोलिजन मान लिया जाए कि नंबर ऑफ कोलिजन पहले 1000 हो रहे थे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से हो सकता है वो 2000 हो जाएं, 1500 हो जाएं, पर वो बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाते हैं. एज वेल एज इंक्रीज इन नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन. इफेक्टिव कोलिजन होते हैं, मैंने कहा था कि वो कोलिजन जिनमें थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर ना हो उनको बोलते हैं अनइफेक्टिव. वो इफेक्टिव नहीं है. इफेक्टिव वो है जो थ्रेशोल्ड के बराबर एनर्जी को पहुंचा दें, तो वो होते हैं इफेक्टिव कोलिजन. तो कोलिजन बढ़ते हैं और इफेक्टिव कोलिजन भी बढ़ते हैं, और इफेक्टिव कोलिजन बढ़ने से कन्वर्शन रेट बढ़ जाता है, प्रोडक्ट में बनने का बढ़ जाता है. इसी वजह से टेम्परेचर चेंज होने पे के की चेंज को हमने फैक्टर फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में और रिएक्शन फॉर्म में समझ लिया. आइए अब बात करते हैं मिस्टर आर्हेनियस, जिन्होंने पहली बार इस रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर, यहां पे दिया है टेम्परेचर टी, इस रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन भेजा. ये रिलेशन डायरेक्ट लिया गया है, इसको आप डिटेल में पढ़ोगे हायर क्लासेस में, बीएससी लेवल पे फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप इसे डेरिवेशन को. यहां हम इसे डायरेक्ट ले रहे हैं. इट इज टेकन एज ए रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट के एंड टेम्परेचर टी. तो इन दोनों के बीच में रिलेशन ये है, k इज इक्वल टू a इंटू ई रेज टू पावर माइनस ea अपॉन आर टी. यहां पे बता दूं ये रेट कांस्टेंट है, k इज रेट कांस्टेंट, a इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, EA इज एक्टिवेशन एनर्जी. ये EA को मैंने यहां इलैबोरेट किया है, EA एक्टिवेशन एनर्जी, एंड R इज गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर, और E इज एक्सपोनेंशियल. ये आपने पढ़ा है मैथ में.
तो ये आर्हेनियस की इक्वेशन है, इसी से हम ड्राइव करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन, दो कांस्टेंट्स दो टेम्परेचर पे, T1 पे K1 और T2 पे K2। तो उन K1 K2 T1 T2 के बीच में रिलेशन क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी फिफ्थ टर्म यूज होगी। और इस रिलेशन से हमें अगर एक चीज पांच, जैसे 1 2 3 4 5 में से अगर R तो कांस्टेंट है, 5 में से 4 चीजें हमें पता हो तो फिफ्थ कोई भी हम निकाल सकते हैं, ये न्यूमेरिकल में यूज करेंगे हम। लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट हाउ टू ड्राइव दिस। तो हमने इक्वेशन ली और टेकिंग लॉगरिथम, दोनों तरफ लॉग लिया, इधर नेचुरल लॉग ऑफ के, नेचुरल लॉग ऑफ ए, मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो जाता है, तो प्लस किया। लेकिन एक्सपोनेंशियल और लॉग क्या करते हैं, कैंसिल। मैं बता दूं log e इज इक्वल टू 1, जब e का log लेते हैं तो 1 हो जाता है, इसलिए 1 हो गया। और ये क्या होता है, n log, क्योंकि एक और फार्मूला है log m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n log n। तो ये ऊपर वाला पीछे आया और पीछे आके माइनस ई अपॉन आर टी, माइनस जो है यहां से आया, ये साइन है, अदरवाइज बीच में प्लस था, और ई अपॉन आर टी सीधा आ गया क्योंकि ई जो लॉग के साथ चला गया। अब नेचुरल लॉग को लॉग में बदला तो 2.303 2.303, बाकी ऐसे ही। फिर हमने क्या किया, 2.303 से सबको डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया कट गया, इसको डिवाइड किया कट गया, इसमें नीचे आ गया, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। ये इक्वेशन नंबर 2 दे दिया हमने एट टेम्परेचर T। अब हम बोलते हैं कि अगर इस इक्वेशन को दो टेम्परेचर पे लेना हो तो यही इक्वेशन टेम्परेचर T1 पे log K1 और T1 में आएगी, टेम्परेचर T2 पे K2 और T2 में आएगी। जब हम 4 से 3 को माइनस करेंगे तो log of K2 माइनस log of K1 इज इक्वल टू, ये E कॉमन आ गया, दोनों में माइनस करती बार, ये तो कट गए दोनों, जब माइनस किया तो log A कट गए और बचा क्या, ये माइनस जो है वो कॉमन आ गया, E कॉमन आ गया और 2.303 R कॉमन आ गया। T1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 ले लिए। ये असल में T2 माइनस T1 आना था क्योंकि 4 माइनस 3 है, लेकिन माइनस साइन को हमने पीछे से हटा दिया, इसलिए उल्टे कर दिए 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अब ये है हमारे पास इक्वेशन। इस इक्वेशन को अगर और मॉडिफाई करना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि log of K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, क्योंकि K2 ये log माइनस में हो तो दोनों का डिवाइड हो जाता है। अब इसके बेस पे हम बात करते हैं यहां, इससे पहले कि हम इस आर्हेनियस इक्वेशन जिसको हमने ड्राइव किया उसके न्यूमेरिकल करें, क्यों ना इसकी कुछ टर्म्स जान लें। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, आपको बताऊं प्यारे बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी को EA से लिखा जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी होती है असल में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, ध्यान से सुनिए, इट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट टू चेंज इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी मान लिया जाए कि अपनी एनर्जी उनकी ER ये थी, लेकिन उनको प्रोडक्ट बनने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए ऊपर तक, तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी इसने और गेन की प्रोडक्ट बनने के लिए, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी EA। ये देखिए, ये इसकी अपनी एनर्जी थी रिएक्टेंट की इतनी एक्टिवेशन एनर्जी, और फिर इसने इसके बाद एक्स्ट्रा इस रेट हाइट तक जो एनर्जी एक्स्ट्रा गेन की प्रोडक्ट बनने के लिए, उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी EA। और प्रोडक्ट बनने के बाद इनकी एनर्जी कम हो गई, इसलिए एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट नीचे, ये E ऑफ प्रोडक्ट, ये E ऑफ रिएक्टेंट, ये एक्टिवेशन एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट एक्स्ट्रा देन देयर, उनकी एनर्जी से एक्स्ट्रा जो एक्वायर की उन्होंने थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होकर प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए। तभी तो इसको कैसे निकालते हैं, EA एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू E ऑफ थ्रेशोल्ड माइनस ER। E ऑफ थ्रेशोल्ड माइनस ER करेंगे तो बीच वाली यही बचेगी, जब E ऑफ थ्रेशोल्ड में से E ऑफ R माइनस कर देंगे तो यही बचेगी एक्टिवेशन। तो ये वही एनर्जी है जो उसने अपनी एनर्जी से एक्स्ट्रा एक्वायर की थी। अब ये एक्सो और एंडो के केस में इसको थोड़ा स्टडी कर लेते हैं ताकि हमें ज्यादा क्लियर हो जाए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं इन विच हीट इज इवॉल्व, बाहर चली जाए, और जिनमें हीट अब्सॉर्ब की जाए वो एंडोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक लिया, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट इज इवॉल्व, तो इसलिए एनर्जी रिएक्टेंट की ज्यादा है और प्रोडक्ट होने के बाद कम। क्यों, बिकॉज सम ऑफ द एनर्जी इज इवॉल्व, बिकॉज सम ऑफ द एनर्जी इज इवॉल्व। नाउ व्हाट हैपेंड, एक्टिवेशन एनर्जी ये इसकी अपनी एनर्जी थी, एक्स्ट्रा ये इसने एक्वायर की और प्रोडक्ट में चेंज हो गया, अब इसकी एनर्जी पहले से कम है। और एंडोथर्मिक में इसकी एनर्जी इसने गेन की, इसलिए बढ़ गई, इसलिए प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। लेकिन यहां समझने वाली बात, अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी की करें तो एक्टिवेशन एनर्जी यहां पे फॉरवर्ड डायरेक्शन की कम है और बैकवर्ड, अगर डायरेक्शन को बैक होना है तो उसको इतनी एनर्जी गेन करके वापस आना पड़ेगा, फॉरवर्ड होने के लिए कम। तो क्या पता चला, एक्सोथर्मिक में एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड इज लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, जबकि बैकवर्ड में एंडो के लिए ये कम है और ये ज्यादा, इसलिए इन एंडो एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड इज ग्रेटर एंड बैकवर्ड इज लेस। तो ये समझा हमने कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी विच जो रिएक्टेंट अपनी एनर्जी में प्लस करते हैं प्रोडक्ट बनने के बराबर होने के लिए, थ्रेशोल्ड के बराबर होने के लिए, यही एक्टिवेशन एनर्जी जो रिएक्शन इसमें यूज की गई है।
आइए अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक जो इसका है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कैसे काम करता है? कैटलिस्ट ने इसी के बेस पे काम किया। देखिए कैटलिस्ट आया, इसने क्या किया, पहले रिएक्शन ऐसे जा रहा था और उसे इतनी एक्टिवेशन एनर्जी किसके बराबर, बी के बराबर, बी के बराबर एक्टिवेशन एनर्जी। बी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन विदाउट कैटलिस्ट। इतनी एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ रहा था, अपनी एनर्जी में इतनी एनर्जी ऐड ऑन करनी पड़ रही थी। पहले उसकी एनर्जी इतनी थी, अब उसको इतनी एनर्जी बनाने के लिए इतनी और ऐड करनी पड़ रही थी, तब प्रोडक्ट बन रहा था। कैटलिस्ट के ऐड होने से अब रिक्वायर्ड एनर्जी उसको अपनी में इतनी सी ऐड करनी पड़ रही है, प्रोडक्ट बन जा रहा है। ये है बी जो क्या है, विद कैटलिस्ट। ए विदाउट कैटलिस्ट और ई बी मींस बी वाला ग्राफ ये विद कैटलिस्ट। तो विद कैटलिस्ट क्या कर रहा है, कम एनर्जी यूज कर रहा है। पहले इतनी सी में इतनी सी डाली, कन्वर्ट हो गया। सवाल थ्योरेटिकली बात कर लेते हैं, क्यों? देखिए हमने पढ़ा है कि कैटलिस्ट दो तरह से काम करता है। कौन कौन सी तरह से? एक ऑन द बेसिस ऑफ एडजॉर्प्शन और एक ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेक्स फॉर्मेशन, एक्टिवेटेड कंप्लेक्स फॉर्मेशन। तो दोनों के दोनों केस में वो रिएक्टेंट के साथ चिपकता है, अटैच होता है। अटैच होने की वजह से उन रिएक्टेंट्स के बीच के बॉन्ड को वो वीक करता है और वो इजीली टूटने लगते हैं। जिनको तोड़ने के लिए पहले इतनी एनर्जी चाहिए थी, अब इतनी से काम हो जाता है, इसलिए थोड़ी सी एनर्जी से रिएक्शन बदलने लगते हैं। मतलब उसका काम करने का तरीका है रिएक्टेंट से चिपकना और चिपकने के बाद उसके रिएक्टेंट के बॉन्ड को वीक करना, फिर उन्हें जल्द कम एनर्जी में टूटने के लिए इजी बना देना, और उसके बाद जब वो टूट जाए तो फिर अलग से कैटलिस्ट बाहर निकल जाना, बिकॉज इट डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। आफ्टर रिएक्शन इज रिकवर्ड बैक, यह हम जानते हैं। तो यहां पे रिवर्स और फॉरवर्ड के लिए जितनी रिवर्स में हमने ये भी पढ़ा है कि कैटलिस्ट का रिवर्स अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो जितना फॉरवर्ड पे फरता है उतना रिवर्सिबल पे इफेक्ट पड़ता है। अगर फॉरवर्ड के लिए पहले बैकवर्ड के लिए एनर्जी इतनी चाहिए होती थी, अब इतनी चाहिए। फॉरवर्ड के लिए पहले इतनी चाहिए, अब इतनी चाहिए। हाँ, डिफरेंस दोनों सेम नहीं है लेकिन चेंज दोनों में सेम है, इसलिए फॉरवर्ड बैकवर्ड पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये था कैटलिस्ट की बात। अब बात करते हैं इस आर्हेनियस के न्यूमेरिकल कैसे करेंगे हम। पहला न्यूमेरिकल ये देखिए, फॉर ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के की वैल्यू ये दी है, K1 पहले ये, K2 ये। अब इक्वेशन क्या है, log of K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R into 1 upon T1 minus 1 upon T2। अब इस इक्वेशन में कौन कौन सी वैल्यूज हमें दी हैं मैं आपको बता दूं। K1 K2 दोनों दिए हैं, EA हमें निकालना है, R की वैल्यू कांस्टेंट है वो हमें पता होती है, T1 ये दिया है केल्विन में है और T2 ये दिया है। बस तो सबकी वैल्यूज डालिए और ये निकाल लीजिए, इजी हो गया ना क्वेश्चन। आप इसे खुद करिए। K1 K2 इज गिवन, ये निकालना है, R कांस्टेंट है, T1 T2 इज गिवन। अब इस पे आते हैं, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन क्वाड्रुपल्स, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्वाड्रुपल्स व्हेन टेंपरेचर चेंजेस फ्रॉम 50, T1 50 डिग्री सेल्सियस। कितने केल्विन बना, 273 प्लस 50, तो ये बन गया 323 केल्विन, और T2 है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 373 केल्विन। तो प्यारे बच्चों T1 T2 आ गया, और K1 K2 के लिए क्या बोला इसने, K1 इट क्वाड्रुपल, मतलब K1 जो है वो T1 पे वो K1 है और K2 पे जाके वो 4K1, क्वाड्रुपल मतलब 4 टाइम हो गया, मतलब K2 इज इक्वल टू 4 टाइम K1। तो क्या करना है, log ऑफ K2 अपॉन K1, log ऑफ K2, K2 कितना आया 4K1, K1 कितना आया K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। बस T1 दिया है, T2 दिया है, R कांस्टेंट है, EA की वैल्यू निकालनी है, और ये K1 कैंसिल होकर log 4 आ जाएगा। इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इस तरह वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये मैंने 2 बताए, इसके अलावा क्वाड्रुपल ट्रिपल में बुलाएंगे, बाकी 5 में से एक वैल्यू निकालनी होगी, 4 दी होंगी। So this is all about the chapter. So guys, I tried to conclude this in a limited time so that video can be uploaded easily on YouTube. What I want to tell you, I have elaborated all the things important. How temperature changes, increases the rate constant, in terms of what are the factors, what is its graphical representation of the conversion, as well as in the form of reaction, derivation of Arrhenius-Rayleigh equation, and its numericals, as well as what is activation energy and what is how
catalyst increases the rate of a chemical reaction. So go through the video and try to solve maximum possible numericals. Till then, bye, take care, see you.